हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक बेटा हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन की रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रिएक्शन किस तरीके से डिसअपीयर होगी या रिएक्शन किस तरीके से अपीयर होगा। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो रिएक्शन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रिएक्टेंट का और एक पार्ट होता है बेटा हमारा प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बेटा घट रहा था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा था। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता था तो उसे हम लोग निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते थे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता था इसलिए हम लोग उसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते थे। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया गया है तो हम उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करते थे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाता था किस तरीके से डिसअपीयर हो रहा है या किस तरीके से अपीयर हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती होगी, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डाल सकते हैं। जरा एक एक करके पढ़ते बेटा, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देखते हैं कि कंसंट्रेशन पर हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी बेटा चाहे हम लिख लें रेट ऑफ रिएक्शन या हम लोग रिप्रेजेंट कर लें कैपिटल आर से। तो याद रखना बेटा ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर हमने क्या बना लिया बेटा एन। जहां पे ये जो एन है इस एन को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अभी पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो याद रखें, अगर किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट पोर्शन में हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रिएक्टेंट में अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, और ये एन जो है बेटा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऐसे जनरली बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखना यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक अगर हम लोग लेके चले तो दूसरे नंबर पे आता है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बेटा बात करते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे पड़ता है। तो याद रखना, जरा हम आइडियल गैस इक्वेशन ले लेते हैं बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस की इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। अब हम करते क्या बेटा, T को कांस्टेंट रखना है। याद रखना बेटा T को कांस्टेंट रखना है। R ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब PV किस पर डिपेंड कर रहा है? N पर। हम यहाँ से V को इस तरफ करें बेटा तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल्स टू N/V। आप याद करें बेटा शायद यही N/V यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कि प्रेशर डायरेक्ट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब जहां जहां कंसंट्रेशन होगा वहां वहां हम प्रेशर रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देख बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। यानी हम कह सकते हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन पर। यानी हम लोग अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं
कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रेशर, मतलब जहां कंसंट्रेशन था वहां हमने प्रेशर कर दिया। बस आपको इतनी बातें करनी है बेटा कि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n लेकर के जरूर चलना है। अच्छा देखो, जैसे आइस क्यूब है अपने पास, अगर हम आइस क्यूब की बात करें बेटा, तो एक हाथ में आप आइस क्यूब ऐसे रख लीजिए, एक हाथ में आइस क्यूब रख करके उसको आप प्रेशराइज करिए, तो जिस पर प्रेशर लगाएंगे वो आइस क्यूब जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी फूड को पकाना है बेटा, तो आप प्रेशर कुकर ले लीजिए या किसी ओपन कंटेनर में पकाइए। आपको पता है कि प्रेशर कुकर में अगर हम लोग दाल पकाना चाहें तो प्रेशर कुकर में दाल या चावल जल्दी पक जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि नीचे से हम लोग एनर्जी दे रहे होते हैं, ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है, और प्रेशर की वजह से जो दाल 20 से 25 मिनट में पकनी थी वो 5 से 10 मिनट में पक जाती है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है, यानी रिएक्टेंट अगर घट रहा है कंसंट्रेशन तो कितनी स्पीड से घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, प्रेशर को समझें तो जरा समझो, अगर हमें चावल पकाना है, हम लोग अगर ओपन कंटेनर में पकाएंगे बेटा तो वो चावल थोड़ा सा लेट पकेगा, अगर हम लोग प्रेशर कुकर में पकाए तो वो चावल जल्दी पक जाएगा। यानी अगर प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो पकना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। चावल का पकना क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी वही चावल जो 10 मिनट में पक रहा था, वही चावल अगर प्रेशर कुकर में हम लोग पकाए तो 5 मिनट में पक जाता है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? अगला ले लेते हैं नंबर 3, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें कि देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या टेम्परेचर अपना इफेक्ट डालती है, तो समझो जरा इस बात को। बेटा अपने पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में गर्म वाटर ले लो, हॉट वाटर, एक ग्लास में बेटा कोल्ड वाटर ले लो, ठंडा पानी, और एक ग्लास में गर्म पानी ले लो, और दोनों में बेटा शुगर पार्टिकल को डालो। तो तुम्हें पता है कि किस ग्लास का शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, जो गर्म है, जो हॉट वाटर है उसका शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है बेटा उसका शुगर थोड़ा देरी से डिसॉल्व होगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी ठंडे पानी में शुगर यानी चीनी का पार्टिकल अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो थोड़ा देरी से डिसॉल्व होगा, और गर्म पानी में अगर आप चीनी डिसॉल्व करेंगे बेटा तो वो थोड़ा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, शुगर के डिसॉल्व होने की रेट बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यानी हम यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं बेटा, R इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन बढ़ा दे, तो याद रखना बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो रेट घट सकती है बेटा, घट भी सकती है, अनइफेक्टेड भी रह सकती है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट तो जीरो हो जाता है, हमेशा प्रोडक्ट लेके चलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रेशर। हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल्स टू nRT हुआ करता था बेटा, T कांस्टेंट रखना होता है, R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, यानी PV इक्वल्स टू n हो गया। V का हम लोग V को इस तरफ लेकर के आए तो P इक्वल्स टू n बाई V होता है, जो कि कंसंट्रेशन कहलाता है। यानी प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर। यानी जहां भी कंसंट्रेशन होगा हम वहां प्रेशर रख सकते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ रही है तो मतलब प्रेशर बढ़ाने पर भी रेट बढ़ सकती है। वैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि किसी भी चीज को अगर हम लोग खुले कंटेनर में पकाएंगे बेटा तो समय लगेगा,
प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर का, और हमने देखा बेटा कि अगर हमारे पास 2 ग्लास हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी में अगर हम लोग शुगर डिसॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, गर्म पानी में शुगर डिसॉल्व करेंगे बेटा तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं बेटा हम लोग और पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आजा बच्चा देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। चलिए थोड़ा हम लोग चलते हैं अपने किचन में। मान लीजिए अचानक से हमारा मन हुआ कि हमें बच्चा छोला खाना है, चना पकाना पड़ेगा। समस्या इस बात की है कि छोला बनाने से पहले चने को भिगोना पड़ता है बेटा, कम से कम 10 घंटे 5 घंटे तो कम से कम भिगोना ही पड़ेगा। उसके बाद हम चने को पकाते हैं, उसमें भी समय लग जाता है, फिर जाके छोला तैयार होता है। यानी छोला खाना बेटा तो इतना तामझाम हमें करना पड़ेगा। अचानक हमारा मन हुआ शाम को हम छोला खाएंगे जरूर, चाहे जैसे खाएंगे। अब हमने किया क्या बेटा, चने को लिया, प्रेशर कुकर में रखा, और प्रेशर कुकर में रख करके हम इंतजार कर रहे हैं। वो सीटी मारता जा रहा है, चना तो पकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि भीगा हुआ तो है नहीं चना। हमने किया क्या, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर हमने डाल दिया बेटा उसमें। और जैसे ही बेकिंग पाउडर डालेंगे थोड़ी देर के बाद चना पक जाएगा। मतलब बेकिंग पाउडर किसका काम कर रहा है, चने को जल्दी पका रहा है। और जल्दी पकाने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। जो चना आधे घंटे में पकता, बेकिंग पाउडर डालने पर वही चना 15 मिनट में पक गया। इसका मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। तो वो जो बेकिंग पाउडर है वो किसका काम कर रही है, कैटलिस्ट का काम कर रही है। जैसे याद करो, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो बेटा, स्कूल का और कई सारे स्कूल का मैच कभी कभी ले लेते हो, तुम लोग मैच खेलने चले जाते हो। या कभी तुम लोगों ने देखा होगा रस्सा कसी का खेल होता बेटा, एक रस्सा होता, दोनों तरफ से 2 पार्टियां मिलके खींच रही होती हैं। और तुम मान लो सपोज दैट तुम्हारे जो स्कूल है बेटा वो खींचा चला जा रहा है, तुम लोग खींचे चले जा रहे हो, तो सोचो क्या होता, तुम्हारे जो और दोस्त लोग हैं तुम लोगों का नाम लेकर के खूब बढ़िया तुम लोगों को वो हुटिंग करते पीछे से, तुम कर सकते हो, तुम ऐसे कर, वो क्या है, वो वास्तव में कैटलाइज कर रहे होते, तुम्हें बूस्टअप कर रहे होते हैं कि तुम इस काम को कर सकते हो। और जब तुम पीछे देखते हो तुम्हारे इतने सारे दोस्त तुम्हारी मदद कर रहे होते हैं, तो तुम अपनी ताकत को दिखाते हो बेटा और फाइनली रस्से को अपनी तरफ खींच ले जाते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? ठीक उसी तरीके से ये है क्या चीज, जो बूस्टअप, जो तुम्हारे दोस्त लोग बैठ, वो तो रस्सा पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि रूल है बेटा, उससे ज्यादा तो लोग आ नहीं सकते हैं, तो वो रस्से को पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो पीछे से तुम्हें बूस्टअप कर रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो कैटलिस्ट केवल यही काम करता है कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, बूस्टअप कर देता है। जो रिएक्टेंट एकदम बेचारे मन दबाए बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा बूस्टअप किया, रिएक्टेंट के अंदर हरकत आई, उसने कोलिजन किया, और कोलिजन करने के बाद दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या मिल जाता है बेटा? प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कैटलिस्ट का केवल काम इतना है कि वो रिएक्टेंट को बूस्टअप करे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करे कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर दें। याद रखना बेटा, कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, और एक होता है बेटा निगेटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। देखो अभी अगर तुम लोगों के आसपास, अपने आसपास थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे बेटा जो कहते हैं नहीं यार तुम कर सकते हो इसको, तुम पढ़ो मेहनत करो, तुम इसको कर सकते हो, तुम जेई क्रैक कर सकते हो, तुम नीट क्रैक कर सकते हो। ऐसे भी लोग मिलेंगे। अच्छा कुछ ऐसे भी मिलते हैं, अरे यार बहुत कठिन होता है, बहुत समस्या है, कैसे करेंगे, बड़ा क्वेश्चन आता है, 600-650 नंबर लेके आना है, नहीं कर पाएंगे। तो 2 तरह के लोग बेटा मिलेंगे आपको अपने आसपास। एक काम कर रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम करो, मेहनत करो, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बनी है, तुम क्रैक कर सकते हो। और एक कह रहा है नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, या हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए नीट नहीं बनी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो कह रहा है कि तुम कर सकते हो, तुमको एनर्जी दे रहा है, तुम इसको आगे लेकर के चलो, तुम इसे क्रैक कर सकते हो, वो कैसा काम कर रहा है बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और जो कह रहा है नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं बनी है,
वो कैसा काम कर रहा है बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट। इंसान भी इसी तरह से होता है बेटा, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, एक नेगेटिव थिंकिंग वाला। पॉजिटिव थिंकिंग वाले के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जुट जाता है करने के लिए, हमको फोड़ना, हम कर डालेंगे इसको। और नेगेटिव कैटलिस्ट वाला जो होता है बेटा, वो हमेशा यही सोचता रहता है, हम इसको शुरू करेंगे, पता नहीं पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कैटलिस्ट का केवल काम इतना है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। यानी अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, और पॉजिटिव कैटलिस्ट लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्या कैटलिस्ट के बारे में इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? देखो अभी मैंने क्या समझाया। मान लो सपोज दैट तुम्हें छोला खाने का मन हुआ, चना भिगोए ही नहीं हो, तो क्या करोगे, बेकिंग पाउडर डालोगे बेटा, चना पक जाएगा। तो बेकिंग पाउडर किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बेटा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। बेटा इस टॉपिक के लिए एक बात याद रखना, स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल ऑन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली। याद रखना बेटा ये टॉपिक हमेशा और हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए ही अप्लाई होगी। यानी ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही होगी, उसी रिएक्शन पर बेटा हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, इस पे हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बेटा सनलाइट जो आती है वो किसी न किसी रेडिएशन के फॉर्म में आएगी, रेडिएशन कहते हैं उसे हम लोग, फोटोन क्वांटा बोला जाता है बेटा उसे। तो यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। मतलब बेटा कि अगर सनलाइट ज्यादा हुई तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, सनलाइट अगर कम हुई तो रिएक्शन की रेट घट जाएगी। जैसे मान लो बेटा मेरा मन है मैं H2 और Cl2 इन दोनों की रिएक्शन कराऊं। बेटा हमने इनको दो एक बोतल में बंद किया, और बोतल में बंद करने के बाद बेटा हमने डार्क मीडियम में इसे रख दिया। डार्क मीडियम बोले तो बेटा हमने इसे डार्क मीडियम में रखा, यानी सनलाइट नहीं है। तो याद रखना बेटा यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी रिएक्शन होती है जिसे हम लोग कहते हैं नो रिएक्शन। यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी इस बॉटल पर, तब तक H2Cl2 से नहीं जुड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफ्यूज्ड लाइट ले लेते हैं। कौन सी लाइट लेते हैं बेटा, डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट ले लेते हैं बेटा। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता है सुबह सुबह 4-5 बजे 6 बजे की जो लाइट निकल रही होती है, एकदम लालिमा लिए हुए डिफ्यूज लाइट, एकदम हल्की सी लाइट जब जाती है बेटा, तब इस बॉटल को अगर हम लोग छत पर अपने रख दें तो यहाँ बहुत अच्छी सी रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, स्लो रिएक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग ब्राइट सनलाइट में कराएं, किस में कराएं बेटा, ब्राइट सनलाइट में कराएं, तो यही रिएक्शन बेटा फास्ट रिएक्शन हो जाती है। यानी जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ये रिएक्शन बढ़ती जाएगी। मतलब ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अगर फोटोन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। डिफ्यूज यानी हल्की लाइट अगर होगी तो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर लाइट ब्राइट हुई, ज्यादा लाइट हुई, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो ये बेटा फास्ट रिएक्शन होती है। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? इतनी बातों को आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।